हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में है। ये एक थ्योरी सेशन होने वाला है। इस चैप्टर में हम सारी थ्योरी पार्ट्स और थ्योरी क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमने पहले ही एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सारे प्रैक्टिकल सम्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दूंगा। अब हम इस चैप्टर के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल नोटिफिकेशन एनेबल करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ सब कुछ प्रॉफिट पर सेंटर्ड होगा। हम प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे। यहाँ सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करेंगे। सर्विस सेक्टर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत यूज़फुल होता है। हम ओवरहेड्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ के बेसिस पर एलोकेट करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल वीडियो देखा है तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग पहले से पता होगा। मैंने एक 12 आवर्स का मैराथन अपलोड किया है जिसमें सम्स के लिए रिक्वायर्ड सारे सम्स और कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने सम्स से रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको प्रैक्टिकल सम्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग और रेलेवेंस बेहतर समझ आएगा। या फिर अगर आपको बेसिक्स भी पता है तो भी चलेगा। हम ओवरहेड्स को वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट ड्राइवर रेट्स के बेसिस पर अलग अलग एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट लाइन्स में एलोकेट करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम इंस्पेक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, इंजीनियरिंग आवर्स कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट जैसे कॉस्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हम इन्हें ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है और आपको उसका ब्रेकअप नहीं पता तो आप उसे उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको ब्रेकअप्स पता होंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एक फर्म मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करती है। हमें हर एक प्रोडक्ट से मिलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए हमें रेवेन्यू को हर एक प्रोडक्ट पर एलोकेट करना होगा और कॉस्ट को भी हर प्रोडक्ट पर एलोकेट करना होगा। यहाँ हम प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। हम कॉस्ट को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर एलोकेट करेंगे, जैसे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाला स्पेस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के लिए यूज होगा। रेफ्रिजरेशन टाइम रेफ्रिजरेशन कॉस्ट के लिए यूज होगा। इस तरह हम डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर एलोकेट करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम बेटर कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। हम बेटर प्राइसिंग डिसीजंस ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट का रैशनलाइजेशन होगा। हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। वेयरहाउस स्पेस का बेटर मैनेजमेंट होगा। हम हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अगली चीज़ है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ हम अलग अलग तरह के कॉस्ट एलोकेट करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट्स जैसे इंस्पेक्शन, डिलीवरी और बाकी सब के लिए हम एक्टिविटी ड्राइवर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस पर करेंगे। जब हम वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट देखते हैं तो हम बैक हाउस में ऑक्यूपाई किए गए स्पेस के बेसिस पर करेंगे। बैक हाउस में ऑक्यूपाई किया गया मीटर क्यूब स्पेस। जब हम बैच कॉस्ट देखते हैं तो हम बैच के लिए लिए गए टाइम के बेसिस पर एलोकेट करेंगे। टाइम ही बेसिस होगा। जब हम इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल ब्लॉक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, तो हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे। ये इंटरेस्ट कंपोनेंट के फॉर्म में होता है। हम इसे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक के अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में हम इन कॉस्ट्स को इस तरह एलोकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रोडक्ट्स की तरह ही हम रेवेन्यू और प्रॉफिट पर कस्टमर फाइंड आउट करेंगे। हर कस्टमर से रेवेन्यू, इसे मैच किया जाएगा, इसे कॉस्ट के साथ मैच किया जाएगा और ओवरहेड कॉस्ट भी हम हर कस्टमर के लिए एलोकेट करेंगे। अब यहाँ बेनिफिट्स क्या हैं? हम इजीली गुड और बैड कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुड कस्टमर का मतलब है कि वो कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बैड कस्टमर का मतलब है कि वो कंपनी को उतना रेवेन्यू नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम उस पर डिलीवरी कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट खर्च करेंगे। हम कंपनी के लिए ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो उस कस्टमर से हमें लॉस होगा। अगर आपको किसी कस्टमर से प्रॉफिट मिल रहा है तो वो गुड है, अगर लॉस मिल रहा है तो वो बैड है। हम इसे एनालाइज कर सकते हैं और बायर के साथ टर्म्स नेगोशिएट करके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं।
इसकी ज़रूरत क्यों है? इसका पहला फैक्टर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आजकल हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हैं। यहाँ अमेरिका में स्टार्ट हुई कंपनी भी लोकल मार्केट में हमारे साथ compete कर सकती है। तो मार्केट में हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो बायर्स के पास ज़्यादा पावर होगी, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ज़रूरत है। अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मार्केट में सारे ऑप्शंस के बीच अगर कस्टमर को आपके पास आना है, तो आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। वो एडवांटेज आप JIT सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिटेल में देखा था। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। इन दो चीज़ों को यूज़ करके हम एडवांटेज ले सकते हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉस्ट के प्रॉपर एलोकेशन के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे और हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टेक्निक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है वर्कप्लेस ऑटोमेशन। आजकल मैनुअल लेबर से ज़्यादा कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर्स ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाई हैं और इसने लोगों का काम आसान बना दिया है। इसने मैनुअल लेबर को ओवरराइड कर दिया है। ये मैनुअल लेबर से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। लेबर कॉस्ट। पहले लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट का मेजर कॉस्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल हम इसे इक्विपमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे पास कंप्यूटर, इक्विपमेंट, मशीनरी और बाकी सब होंगे। उनका मेजर कॉस्ट मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फंडिंग सब कुछ इक्विपमेंट के लिए होगा। ओवरहेड कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट और सपोर्ट पर्सनल। उस इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट होगा। पूरा लेबर कॉस्ट इन 3 कॉस्ट से रिप्लेस हो गया है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ये मेजर कॉस्ट बनाते हैं। ABC अडॉप्ट करके आप इन कॉस्ट्स को सपोर्ट पर्सनल, इक्विपमेंट, ओवरहेड्स को एक्टिविटी ड्राइवर के हिसाब से रियलिस्टिकली एलोकेट कर सकते हैं और फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी का रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्ट को प्रॉपरली कंसिडर नहीं करेगा, वो बस आर्बिट्रेरीली लेबर आवर्स के बेसिस पर एलोकेट कर देंगे। लेबर आवर्स वर्कड और इंजीनियरिंग आवर्स डन के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। या अगर लेबर आवर्स में नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं तो वो इसे बस एक ओवरहेड कॉस्ट मानेंगे और लेबर आवर्स के बेसिस पर एलोकेट कर देंगे। वो गलत है, ये प्रॉफिटेबिलिटी की एक्यूरेट पिक्चर नहीं देगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी ABC से आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। बस इसी मैनेजमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। ABC में आपको 2 बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट पता चलती है और दूसरा, आप उस डेटा को फर्दर यूज कर सकते हो। अब सवाल यह है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का एम क्या है। इसका मेन एम है एक्टिविटीज़ के एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट पर फोकस करना। एफिशिएंटली मैनेज करने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है, हमें कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर रखना है और कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये सब कुछ एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आता है। एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम ABC से जनरेट हुई कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये होगा कि हम कस्टमर को इम्प्रूव्ड वैल्यू दे पाएंगे। हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी बैक एंड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है डिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसे बिजनेस में एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करें? इसमें मेनली हम 3 तरह की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है तो ये अलग अलग कॉस्ट्स का कॉम्बिनेशन होगी, जैसे सेटअप कॉस्ट होगी मशीनरी के सेटअप टाइम के लिए, डिलीवरी कॉस्ट होगी कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी फिनिश्ड गुड्स की चेकिंग और रॉ मटेरियल्स की चेकिंग के लिए। ये सब कॉस्ट्स होंगी और कुछ ओवरहेड्स भी होंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर ट्रेस नहीं हो सकते। ऐसे कॉस्ट्स के लिए हमें ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हमें उस 1 लाख की कॉस्ट को एनालाइज करना होगा कि हम ये क्यों इनकर कर रहे हैं। सेटअप के लिए कितना खर्चा हो रहा है, डिलीवरी के लिए कितना, इंस्पेक्शन के लिए कितना। ये सब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर। अगर आप इन नंबर्स को ऑप्टिमाइज कर लोगे तो टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यही मतलब है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का। सेकंड है एक्टिविटी एनालिसिस। हमने पहले भी वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के बारे में देखा है। हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है जो हमारी एक्टिविटी एनालिसिस में कवर होगा। थर्ड है परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम उन एक्टिविटीज़ पर फोकस करेंगे जहां इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम 2 तरह से एनालिसिस करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। इसमें आप एक्चुअल एक्टिविटी रेट को कंपेयर करोगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से एलोकेट करते हो और आपको लगता है कि ये कॉस्ट हाई है, तो आप इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करो। अगर इंडस्ट्री एवरेज $920 है और आपका ज़्यादा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनएफिशिएंसी कहाँ है।
हम आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। किसी ऐसे सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जो $900 में इंस्पेक्शन कर रहा हो। दूसरा होता है बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट। हर एक्टिविटी पर कितना टाइम लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मशीनरी का प्रोसेसिंग टाइम 5 आवर्स है लेकिन कंपेटिटर वही काम 4.5 आवर्स में कर रहा है, इसका मतलब हम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सकता है। एक्टिविटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, एक वैल्यू एडेड जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है जैसे प्रोसेसिंग या असेंबली, और दूसरी नॉन वैल्यू एडेड जो कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करती जैसे इंस्पेक्शन। कस्टमर इंस्पेक्शन के लिए पे नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए पे करेगा। तो हमें इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज या रिड्यूस करना चाहिए। अब बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एबीएम की बात करते हैं, यानी इसे प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। एबीएम यूज करके हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कॉस्ट परमानेंटली कम हो जाती है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है जिससे प्रोसेस वक्त के साथ बेहतर होता रहता है। इसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजट और एबीसी बजट में मेन फर्क ओवरहेड एलोकेशन का होता है। नॉर्मल बजट में ओवरहेड्स डायरेक्ट लेबर आवर्स पर एलोकेट होते हैं, लेकिन एबीसी बजट में हम एक्टिविटी ड्राइवर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट एलोकेट करनी है तो हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस और उनका कॉस्ट ड्राइवर रेट देखेंगे, जो ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेट होता है। इसी में आगे फ्लेक्सिबल एबीसी बजटिंग भी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आउटपुट चेंज होने से कॉस्ट पर क्या असर पड़ रहा है। मान लीजिए हमने 10,000 यूनिट्स प्लान किए थे, पर एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 8,000 यूनिट्स हुई, तो यहाँ वेरिएंस एनालिसिस करके हम एक्चुअल इम्पैक्ट समझ सकते हैं। फिर बात आती है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी बीपीआर की। इसमें हम रैडिकल चेंजेस करते हैं और प्रोसेस को नए सिरे से डिज़ाइन करते हैं ताकि नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ खत्म हो सकें। इसका एक बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि हर दिन परचेज रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के बजाय हम सप्लायर को अपना प्रोडक्शन शेड्यूल दे देते हैं। सप्लायर उस शेड्यूल के हिसाब से खुद डिलीवरी कर देता है, जिससे इनिशिएटिंग परचेज रिक्वेस्ट वाली पूरी एक्टिविटी ही एलिमिनेट हो जाती है और बिजनेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। अगला स्टेप है बेंचमार्किंग, जहां हम अपनी एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स या डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटी ड्राइवर का यूजेज कैसा है, जैसे कि कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी आ रही है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी एबीएम बहुत काम आता है। रॉ मटेरियल के केस में हम क्वालिटी और जीरो डिफेक्ट पर फोकस करते हैं। फिनिश्ड गुड्स के लिए हम परसेंटेज यील्ड देखते हैं, यानी टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड में से कितने गुड यूनिट्स निकले। कस्टमर अवेयरनेस मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को एनालाइज करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कस्टमर्स कितने सैटिस्फाइड हैं। एबीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इश्यूज और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो, फिर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लेकर डेटा कलेक्ट करो और उसे एनालाइज करो। इसके बाद एबीसी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इनकॉर्पोरेट करना होता है। अगर पुराने सिस्टम के साथ ये फिट ना हो तो एक अलग एबीसी अकाउंटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। ये भी ज़रूरी है कि आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसे सपोर्ट करे, ताकि डेटा सही से रिकॉर्ड हो सके। इसके लिए एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टीम होनी चाहिए जो एबीएम इन्फो को एनालाइज करे और फिर इसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल पर अप्लाई कर देना चाहिए। आखिर में एबीसी और एबीएम का फर्क समझना जरूरी है। एबीसी एक कॉस्टिंग मैकेनिज्म है जो ओवरहेड्स को लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा जनरेट करता है, जबकि एबीएम एक ब्रॉडर फिलॉसफी है जो उस डेटा को यूज करके कंपेटिटिव एडवांटेज दिलाती है। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा टूल है। जब हम इसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ यूज करते हैं तो ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ओवरहेड एलोकेशन में, फैसिलिटी एक्सपेंशन के डिसीजंस लेने में और एम्प्लॉई कॉस्ट एनालाइज करने में बहुत हेल्पफुल है। इससे हमें हर प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट और रियलिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, जो प्राइसिंग डिसीजंस में काम आता है। अगली चीज है परेटो एनालिसिस। ये यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक है। इसे इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने 1896 में डेवलप किया था। इसे प्रैक्टिकल सम्स वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया था, तो मैं यहाँ थोड़ा फास्ट जाऊंगा। उन्होंने यानी इस इकोनॉमिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि इटली में वेल्थ इनइक्वालिटी थी, मतलब कि उस कंट्री का 80% लैंड वहाँ के 20% लोग ओन करते थे। ये एक बहुत बड़ी वेल्थ इनइक्वालिटी है। तो उन्होंने कहा कि हमें इन 20% लोगों पर फोकस करना होगा। हमें देखना होगा कि वो इतना लैंड ग्रैब करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप इन 20% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हम 80% लैंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें स्केर्स रिसोर्सेज यूज करके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स पर फोकस करना होगा। हमारे रिसोर्सेज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज ही मिलेंगे।
हमें उन्हें ऑप्टिमम मैनर में यूज करना होगा ताकि हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर फोकस कर सकें। 20% प्रॉब्लम, हमें इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर फोकस करना है। आप ये मान सकते हैं कि 20% रिजल्ट्स 80% एफर्ट्स से आते हैं। जो आप 80% एफर्ट्स कर रहे हैं उससे आप सिर्फ 20% रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कस्टमर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए। उन इंपॉर्टेंट लाइन्स से आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है तो आप मान सकते हैं कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स 8,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रहे हैं। बाकी आपके पास 3 और प्रोडक्ट्स हैं, वो 3 प्रोडक्ट्स मिलाकर सिर्फ 2,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपको उन मेन 2 प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है जो आपको 80% प्रॉफिट दे रहे हैं। वाइटल फ्यू वो छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रिवियल मैनी वो बड़ी संख्या में चीजें हैं जो इफेक्ट होती हैं। परेटो एनालिसिस एक मैनेजमेंट टूल है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में यूज होगा। आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है। वाइटल फ्यू का मतलब है परेटो एनालिसिस टेबल में जब आप प्रैक्टिकल सम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप टॉप 3 या 4 रोज पर फोकस करेंगे। वो हाई वैल्यू आइटम्स होंगे, वो 80% पॉपुलेशन कवर कर रहे होंगे जिन पर आप पहले फोकस करेंगे। अब हम परेटो एनालिसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख सकते हैं। इस एनालिसिस को यूज करके हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पहले प्रायोरिटी एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। हम स्कैर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूसेज कर सकते हैं। इसे हम कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को देखने के चक्कर में हो सकता है वो इनिशियल स्टेजेस में छोटी हों, लेकिन जब आप उस पर फोकस नहीं करते, इनिशियल ईयर्स में सॉल्व नहीं करते, तो बाद में वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इस तरह के परेटो एनालिसिस को यूज करके आप कुछ प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं। आप इस टूल का गलत एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप इसे सही से अप्लाई करते हैं तो रूल प्रॉपर होगा। कुछ लोग इसे गलत जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां ये एप्लीकेबल नहीं है। वो इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और गलत कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो ये इनपुट डेटा एक्यूरेसी पर भी बेस्ड होगा। जो डेटा आप इस एनालिसिस में इनपुट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, वरना ये एनालिसिस टाइम का वेस्ट है। अब एक्चुअल बिजनेस में एप्लीकेशंस देखते हैं कहां हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग में 20% प्रोडक्ट्स हमें 80% सेल्स रेवेन्यू देंगे, जैसा हमने पहले देखा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पर फोकस करते हैं तो आप 80% सेल्स रेवेन्यू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाकी 80% प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग आप लोअर मैनेजमेंट को डेलीगेट कर सकते हैं। वैसे भी वो सिर्फ 20% रेवेन्यू दे रहे हैं। आप पहले उन मेन 20% प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें 80% सेल्स रेवेन्यू दे रहे हैं। अगली चीज है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आपके पास 20% कस्टमर्स होंगे जो हमें 80% प्रॉफिट दे रहे होंगे, तो आपको पहले उस मेन टॉप इंपॉर्टेंट कस्टमर पर फोकस करना है। स्टॉक कंट्रोल में भी आपके पास हाई वैल्यू स्टॉक होगा। 20% स्टॉक में 80% इन्वेंट्री वैल्यू होगी। आपको उस स्टॉक को पहले सेव करना है, आपको पहले इस स्टॉक पर फोकस करना है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी 20% कॉस्ट ड्राइवर्स टोटल कॉस्ट का 80% कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको पहले इन 20% कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। जब हम क्वालिटी कंट्रोल पर आते हैं, जब आपको कस्टमर कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत यूजफुल होता है। 20% क्वालिटी प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स 80% कंप्लेंट्स का कारण बनते हैं। 20% रीजंस 80% डिफेक्ट्स कॉज करेंगे। अगर आप इन्हें रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आप 80% कंप्लेंट्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज देख सकते हैं। यहाँ परेटो प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर बेस्ड है, जो हमने अभी देखा। परेटो प्रिंसिपल इन्वेंट्री कंट्रोल पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा। हम इन सभी चीजों पर परेटो एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परेटो एनालिसिस कब परफॉर्म किया जाना चाहिए? कंटिन्यूअसली, पीरियोडिकली, ओकेजनली या क्वार्टरली? इसे पीरियोडिकली परफॉर्म किया जाना चाहिए। जब आप पीरियोडिकली सिलेक्ट करते हैं तो ये इंक्लूड हो जाता है और फिर आप इसे पीरियोडिकली करेंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं। आप एक्टिविटीज पर चेक रख पाएंगे। तो अगला सवाल है, किसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हमें पहले वाइटल फ्यू पर फोकस करना है। आपको उन 20% फैक्टर्स पर फोकस करना है जो 80% प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, उन्हें पहले एड्रेस करना चाहिए। अब यहाँ आप एक बात याद रख सकते हैं, परेटो एनालिसिस पीरियोडिकली परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये हम क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। बस यही क्वेश्चंस थे। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप प्रैक्टिकल वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये उनके लिए भी यूजफुल होगा।